हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का कृतिका का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें। ये मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब जो अपनी स्मृतियों से लिखा जाए उसको संस्मरण कहते हैं। इसमें उन्होंने अपनी 4 पीढ़ी की महिलाओं का वर्णन किया है। दादी, परदादी, नानी, माँ और खुद लेखिका। मतलब इनकी दादी की भी सास, फिर नानी और परदादी और माँ और खुद लेखिका। उन सबके व्यक्तित्व, उनकी आदतों और विचारों के बारे में यहाँ उन्होंने विस्तार से बात की है। बच्चों, अभी ये पाठ ऐसा है कि इसमें आपको नाम और उनके काम सब याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन, वो इसमें से आ सकते हैं और कंफ्यूजिंग होंगे। तो आपको एक बार अपना पाठ पूरा लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना चाहिए। इसका सारांश देखिए। अपने लेख की शुरुआत लेखिका कुछ इस तरह करती हैं कि उनकी एक नानी थी जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा। अब इनकी नानी मतलब माँ की माँ, उनको इन्होंने देखा नहीं था, क्योंकि नानी की मृत्यु माँ की शादी से पहले हो गई। जब इनकी माँ की शादी हुई उससे पहले ही नानी की मृत्यु हो गई, तो इनके देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इन्होंने नानी से कहानियां तो कभी नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी थी। उन कहानियों का अर्थ उनकी समझ में तब आया जब वो बड़ी हो गई। अब जब नानी के बारे में सुनती थी तो उनको, जब वो बड़ी हो गई तब उनको समझ में आया कि नानी जो कहती थी, क्या कहती थी, कैसे कहती थी, वो इनको बड़े होने के बाद समझ में आया। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी। मतलब बिल्कुल घरेलू सी पर्दा करने वाली महिला थी। और उनके पति यानी नाना जी शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे। अब नाना जी थे वो इंग्लैंड चले गए थे पढ़ाई करने के लिए, वकील की। और जब वो पढ़ाई पूरी करके घर वापस आए तो उनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल बिल्कुल विलायती हो गया। तो नाना जी तो हो गए विलायती, नानी घर में रह गई थी, वो बिल्कुल घरेलू औरत। नाना जी जब आए तब भी वो बिल्कुल सीधे साधे तरीके से रहती रही। उन पर नाना जी के विलायती ढंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और उन्होंने अपनी अभी पसंद नापसंद कभी नाना जी को नहीं बताई कि मुझे क्या पसंद है। लेखिका आगे कहती है कि बेहद कम उम्र में जब नानी को लगा कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता सताने लगी। अभी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी शायद तबीयत खराब थी और उनको लगा कि उनकी मृत्यु निकट है। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरी बेटी की शादी कर दो। मेरी इकलौती बेटी थी 15 वर्षीय, जो इनकी माँ थी, लेखिका की माँ। इसलिए उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना जी से उनके दोस्त और स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की ख्वाहिश जताई। जब इनका मन में ख्याल आया बेटी की शादी का, तो उन्होंने नाना जी से कहा कि मैं आपके मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हूँ। वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उस समय नानी जो थी वो बड़ी घरेलू सी थी, वो पर्दा प्रथा में विश्वास रखती थी। तो उन्होंने पर्दा वर्दा सब भूल करके कहा कि मुझे आपके मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना है। यह बात सुनकर घर में सब हैरान रह गए कि आखिर पर्दा करने वाली एक महिला भला उनसे क्या बात करना चाहती है। खैर, नाना जी ने मौके की नज़ाकत को देखा और अपने दोस्त को फौरन बुलवा लिया। नानी ने प्यारेलाल जी से वचन लिया कि वे उनकी लड़की यानी लेखिका की माँ को किसी आज़ादी के सिपाही से ढूंढकर उससे उसकी शादी करवा दे। कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, उससे उनकी बेटी का विवाह करवा दे। ये उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। उस दिन सब घर वालों को पहली बार पता चला कि नानी जी के मन में देश की आज़ादी का सपना पलता है। तब सबको पहली बार पता चला कि नानी जी देश के लिए कितना, देश से कितना प्रेम करती। तब लेखिका को समझ में आया कि नानी पूरे आज़ाद ख्यालों की थी। वो नाना जी की ज़िंदगी में दखल नहीं देती थी, लेकिन वो जैसे जीना चाहती थी वो वैसे जीती थी। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप फैशन करो और कुछ मॉडर्न हो जाओ। आज़ादी का मतलब क्या होता है, हम अपनी मर्जी का जी सकें। तो वो अपनी मर्जी की मालिक थी और वो विचारों से बहुत आज़ाद थी, खुले विचार की थी। खैर, लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। अब ICS की परीक्षा जो थी उसमें बैठने से इनके पति को रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। उनसे इनका विवाह कर दिया गया, इनकी माँ का, लेखिका की माँ का। और लेखिका की माँ अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन, उच्च विचार रखने को मजबूर हो गई। और जब इनकी शादी स्वतंत्रता सेनानी से हो गई तो अब बेचारी मजबूरन वो अपनी माँ के विचारों से और अपने पति के विचारों से गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने लग गई और सादा जीवन, उच्च विचार रखने लग गई। लेखिका आगे कहती है कि उनके नाना पक्के साहब माने जाते थे। अब नाना जी तो थे वो साहब थे, वे सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी थे। लेखिका बताती हैं कि नाना जी वो विलायत से पढ़ के आए थे, वो पूरे साहब थे। नानी सादा विचारों वाली थी, लेकिन नाना जी बिल्कुल साहब थे और वो बिल्कुल उसी ठाट बाट में रहते थे, रहन सहन उनका वैसे ही था।
लेखिका कहती हैं कि सब स्वतंत्रता सेनानी थे, सब देश के लिए काम करते थे, लेकिन मजे की बात क्या है कि जितने स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब वही सबसे ज़्यादा बड़े प्रशंसक थे अंग्रेजों के। आज भी वही हाल है बच्चों, हम भले हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहे, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर आज भी बहुत है। तो चाहे गांधी नेहरू के परिवार के लोग हों, चाहे इनकी लेखिका के परिवार के लोग हों, वो सारे जो थे वो ब्रिटिशर्स के प्रशंसक रहे। अभी लेखिका की माँ जो थी उनको साड़ी पहनना नहीं आता था, वो खादी साड़ी पहनती थी, ऐसे ही तैसे पहन लेती थी। इन्होंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। वो बच्चों के लिए कुछ करती नहीं थी, बच्चों पे कुछ खास ध्यान नहीं देती थी, घर के कोई काम करती नहीं थी, बल्कि पिताजी जो थे वो सारा काम बच्चों का कर दिया करते थे। लेखिका की माँ की वो पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था, जो वो बिस्तर पर लेटे लेटे करती थी। हाँ, उनमें 2 गुण थे। क्या थे? पहला, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वह लोगों की गोपनीय बातों को अपने तक ही सीमित रखती थी। जैसे किसी की कोई भी बात हो जो छुपाने वाली हो तो वो कभी किसी को नहीं बताती थी, सीक्रेट्स जो थे वो अपने पास रखती थी। ये 2 उनके कारण थे, और इसी कारण से उन्हें घर में और बाहर बहुत आदर सत्कार मिलता, तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उनकी सास ने जाकर के मांगा कि मुझे सबसे पहले मेरी बहू को लड़की हो जाए। तो ये बात सुनकर लोग हक्के बक्के रहे, क्योंकि वो समय ऐसा था, लोग लड़कियां नहीं लड़का चाहा करते थे। और इनके यहाँ ये 6 भाई बहन थे लेखिका, और इनके यहाँ पूरी आज़ादी थी सब काम करने की। तो इनमें से 3 भाई बहन जो थे वो लेखन कार्य में लगे, सबको सब काम करने की आज़ादी थी, तो ये अपने मन से लेखन कार्य करने लगी। अभी जो दादी थी उन्होंने पहले अपनी बहू की पहली बेटी क्यों मांगी? क्योंकि उनकी बाकी सभी बहुओं के पहला बेटा हुआ था, तो उन्होंने मांगा कि मुझे पहली बेटी चाहिए। लेकिन भगवान ने उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी और एक के बाद एक 5 बेटियां उनको पैदा हुई। इसके बाद लेखिका अपनी दादी से संबंधित एक किस्सा सुनाती है। वो अपनी दादी का किस्सा सुना रही है। आपने क्या पढ़ा? नानी, फिर माँ और लेखिका की दादी। अभी वो दादी की बात बता रही हैं कि लेखिका कहती है एक बार घर में सभी पुरुष सदस्य एक बारात में गए हुए थे। घर में सभी महिलाएं सज धज कर रत जगह कर रही थी। घर में काफ़ी शोर शराबा होने के कारण दादी दूसरे कमरे में जाके सो गई। कोई विवाह का समय था, आदमी लोग तो बारात में जाते थे, पहले औरतें नहीं जाती थी। औरतें घर में एक कमरे में बैठ कर के नाच गाना कर रही थी। दादी एक कमरे में जाकर सो गई। तभी एक बदकिस्मत चोर दादी के कमरे में घुस गया। अभी एक चोर जो था वो दादी के कमरे में आ गया। उसके आहट से दादी की नींद खुल गई। दादी ने चोर को कुएं से एक लोटा पानी लाने का। अब दादी ने देखा, अच्छा चोर, सुनो भाई जरा एक काम करो, कुएं से एक लोटा पानी ले आओ। चोर कुएं से पानी लेने चला गया और दादी को दे दिया। दादी ने कहा आधा लोटा पानी खुद पीना, पानी पिया और आधा लोटा चोर को पिला दिया। उन्होंने बोला लो चलो तुम भी पियो। आधा हमने पी लिया, अब आधा तुम पी लो, प्यास लगी होगी। और फिर उससे बोली आज से हम माँ बेटे हो गए। बोली आज से तो मैं और तुम माँ बेटे हो, क्योंकि एक ही लोटे से तुमने भी पानी पिया, मैंने भी पिया। अब तुम चाहो तो चोरी करो या खेती करो। बोली अब तुम्हारा मन हो भाई तो खेती कर लो, हम खेती के लिए भी तुम्हें मौका दे देते हैं, और चोर करना चाहो चोरी करो, वैसे तो अब हम माँ बेटे हो गए। दादी की बात का चोर पर ऐसा अवसर हुआ कि उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करनी शुरू कर दी। ये दादी थी। दादी ने एक चोर को एक अच्छा इंसान बना दिया। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब लेखिका बीमार थी। अब लेखिका अपने बारे में बता रही है मृदुला गर्ग कि 15 अगस्त 1947 को वो बीमार थी। पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। लेखिका उस समय सिर्फ 9 साल की बच्ची थी। बहुत रोने धोने के बाद भी उसे जश्न में शामिल होने नहीं ले जाया गया। लेखिका और उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास ला करके दिया। पिताजी ने एक किताब ला के दी कि लो तुम पढ़ो, वो बाहर नहीं जा पाई थी। तो उसके बाद लेखिका उस उपन्यास को पढ़ने में व्यस्त हो गई और उनके पिताजी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। लड़की जो थी ये किताब को पढ़ने लगी। लेखिका कहती हैं कि यह उसकी परदादी की मन्नत का प्रभाव रहा होगा, तभी लड़कियों के होने के बावजूद भी उनके व उनकी बहनों के मन में कोई हीन भावना नहीं थी। मतलब दादी ने एक लड़की मांगी लेकिन 5 लड़कियां हो गई। लेकिन दादी जो थी वो इतनी खुले विचारों की थी कि उनको लड़कियों से कोई परहेज नहीं था। इसीलिए शायद लड़कियों के मन में कोई हीन भावना नहीं आई कि हम लड़की हैं, सबको बराबर सम्मान मिलता था। अभी यहाँ वो अपनी 5 बहनों का वर्णन कर रही हैं। जो उनकी सबसे बड़ी बहन थी उनका नाम था मंजुला भगत। उनको घर में रानी कहते थे, ये नाम याद रखेंगे बच्चों। दूसरे नंबर पर खुद लेखिका थी यानी मृदुला गर्ग, इनका घर का नाम उमा था। तीसरे नंबर की बहन थी चित्रा जो लेखिका नहीं थी। चौथे नंबर की बहन थी रेणु और 5वें नंबर की बहन का नाम था अचला। अभी नाम याद रखने हैं, मंजुला, मृदुला, उमा, चित्रा और रेणु, और 5वें नंबर की बहन अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव है। लेखिका कहती है उनके भाई राजीव हिंदी में लिखते हैं, जबकि समय की मांग के हिसाब से अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। अब लेखिका खुद लिखती थी,
भाई जो था वो हिंदी में लिखता था और जो सबसे छोटी बहन थी अचला वो अंग्रेजी में लिखती थी। लेखिका आगे कहती है कि सभी बहनों ने अपनी शादी अच्छे से निभाई। अभी सभी बहनों की शादी हो गई, सबकी शादियां अच्छे से चली। लेखिका शादी के बाद अपने पति के साथ बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। लेखिका ने वहाँ एक अजीब सी बात देखी कि पुरुष और महिलाएं चाहे वो पति पत्नी क्यों ना हो, अगर वो पिक्चर देखने भी जाते तो पिक्चर हॉल में अलग अलग जगह पर बैठकर पिक्चर देखते। डालमिया नगर बिहार में जब वो गई शादी के बाद अपने पति के साथ, तो उन्होंने देखा कि पिक्चर हॉल में पति पत्नी दूर दूर बैठते थे। लेखिका दिल्ली में कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची तो नाटकों में काम करने की शौकीन थी। लेखिका कहती कि उन्होंने वहां के चलन से हार नहीं मानी और साल भर के अंदर ही कुछ शादीशुदा महिलाओं को गैर मर्दों के साथ अपने नाटक में काम करने के लिए मना लिया। मतलब औरतें अपने पति के साथ भी नहीं बैठती थी। ऐसी जगह पर लेखिका ने नाटक में काम किया और कुछ औरतों को भी मना लिया कि तुम भी आओ और दूसरे मर्दों के साथ मिलकर के, आदमियों के साथ मिलकर नाटक में काम करो। ये सब बच्चों आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वो समय ऐसा था जब लड़कियां लड़कों के साथ, आदमियों के साथ बातचीत नहीं करती थी। यहाँ तक कि पति पत्नी भी सोसाइटी में बाहर निकल के, घर के बाहर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इन्होंने बहुत सारे नाटक किए और उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको अकाल राहत कोष के लिए जमा किए। अकाल जब कभी सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ता है, तो लोग जो है वो मदद करने के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो वो पैसा उन्होंने वहां पर दान कर दिया। उस समय तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच गए थे। लेखिका कहती है कि वहां कोई बढ़िया स्कूल नहीं था जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, इसलिए लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोला। कोई अच्छा स्कूल नहीं था तो लेखिका ने खुद एक स्कूल खोला। वो कहती है मेरे बच्चे दूसरे अधिकारियों के बच्चे, ऑफिसर के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने लगे, जिन्हें बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश मिल गया और इनके स्कूल में पढ़ने से और अच्छे स्कूलों में भी एडमिशन बच्चों को मिल पाया। तो मतलब इन्होंने एक अच्छा स्कूल खोल दिया। लेखिका ने स्कूल खोलकर उसे सफलतापूर्वक चलाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। लेखिका जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए जब लेखिका ने अपने आप को साबित किया। उन्होंने अनेक कार्य किए लेकिन उन्हें प्रसिद्धि तो अपने लेखन कला से ही हासिल हुई। अब इन्होंने स्वतंत्रता के लिए भी काम किया, स्कूल खोला, नाटक में काम किया, अकाल पीड़ितों के लिए पैसे भी जमा करे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किस में मिली? इनके लेखन कार्य से इनको प्रसिद्धि। तो बच्चों ये पाठ आपको, आपने नानी के बारे में पढ़ा, माँ के बारे में पढ़ा, लेखिका के बारे में पढ़ा, उनकी बहनों के बारे में पढ़ा, दादी के बारे में पढ़ा। अभी बहनों के नाम और उनके निक नेम जो है उनको याद रखेंगे, तभी आप इनके प्रश्नोत्तर कर पाएंगे। कहानी तो छोटी सी है लेकिन बहुत सारे पात्र हैं, इसलिए उनको याद करना जरूरी है। तो यहाँ पर इस कहानी का सारांश समाप्त होता है। मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर में अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।